सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर अभी हाल ही में एससीओ समिट मुकम्मल हुआ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चीन का एक बहुत बड़ा मल्टीलैटरल फोरम है, यूनाइटेड स्टेट्स को चैलेंज करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे रीजन के अंदर चाइना की लीडरशिप के अंदर दुनिया की तकरीबन 40% आबादी एक साथ खड़ी हुई है और हम एक दूसरे को हर महाज पे जो है सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक सवाल जो कि हम हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के जहन में रहता है कि भाई हमारे ये किस तरह के ताल्लुकात हैं। हम मल्टीलैटरल फोरम्स पे आके तो बड़ा एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन जब बात आती है बायलैटरल हमारे कोई रिलेशंस की, तो वहां पर हम एक दूसरे को जो है फूटी आंख नहीं सुहाते। एक दूसरे से बात करना हमें पसंद नहीं है, हाथ मिलाना पसंद नहीं है। एक दूसरे के ऊपर 24 घंटे अगर कोई बात होती है तो इल्जाम साजी की ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि अगर तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने खराब हैं, तो फिर हम इन मल्टीलैटरल फोरम्स पे क्यों मिलते हैं? और अगर इन मल्टीलैटरल फोरम्स पे मिलने के लिए गुंजाइश है, तो फिर भाई बायलैटरलिज्म पे भी थोड़ा बहुत काम कर लें, आपस में भी बैठ जाएं। ये तो ठीक वैसे ही है कि मैं ये कहूं कि मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त अरशद साहब और वसीम साहब बैठे हैं। मैं इनसे कहूं कि ना तो मैं जी आपके घर आने वाला और ना ही आप मेरे घर आए, लेकिन हम तीनों को किसी तीसरे बंदे के घर पे मिलने में हमें कोई गुरेज नहीं है। तो मैं समझना चाहता हूं कि ये क्या है, ये किस तरह के रिश्ते हैं हमारे मुल्कों के दरमियान, और क्या हमारे हुक्मरान वाकई में कौम के अपने अपने जो अवाम है हमारे, उनके मुफाद में सोच के कोई बड़ा दिल रख के कोई अहम ऐसे फैसले कर सकते हैं जिससे कि हमारा मिलना आपस में हो जाए और हमें उस तीसरे बंदे की घर की तरफ ना देखना पड़े जहां हम हर साल एक साथ मिलने के लिए जमा हो जाते हैं। तो आज इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन किया है वसीम अल्ताफ साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है वसीम साहब। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। दूसरे हमारे मेहमान हैं अरशद महमूद साहब। आप एक ऑथर है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आप दोनों से ये नहीं पूछूंगा कि पाकिस्तान में एससीओ समिट कैसा रहा, उसके अंदर किस तरह के अग्रीमेंट साइन हुए हैं। वो सब जानने के लिए कोई भी बंदा जो है अपने मोबाइल से सर्च करे, आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ लें जाके। मेरा तो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जी कि हमारे रिश्ते अगर इतने ठीक ठाक हैं कि हम किसी मल्टीलैटरल फोरम पे अगर मिल सकते हैं, तो फिर हमें बायलैटरल फोरम्स पे मिलने के से कौन रोक रहा है? यही सारे तमाम अग्रीमेंट्स जहां पर हम एक दूसरे को कोऑपरेट करने की बात कर रहे हैं, अगर आपके आपस में ही रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बायलैटरल ताल्लुकात ही आपके अच्छे नहीं हैं, तो इन मल्टीलैटरल फोरम्स पे किए गए वादों को आप अमली जामा कैसे पहनाएंगे? कैसे आप उनको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे? अगर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बॉर्डर का क्लैश है, तो अगर हमारे यहाँ पे कोई रोड का इनिशिएटिव हो तो वो नहीं हो सकता, पाकिस्तान के अंदर हो तो वहां पे हम नहीं जा सकते। तो आखिरकार ये जो हो रहा है हर साल और जिसको लेके बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध ली जाती हैं और पता नहीं बड़े बड़े बयान दागे जाते हैं, ये क्या है? अरशद साहब, आपके नजदीक ये हो क्या रहा है? जी, ये बड़ा मेरे ख्याल में आपने बड़ा अहम नुक्ता है। और जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो हम सबके ज़हनों में भी यही सवाल था, बल्कि पाकिस्तान का सारा मीडिया भी इसी उलझन में था कि ये क्या हो रहा है। 2 अपोज़िट चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ बोलते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, बल्कि एक दुश्मनी का तासर है, नफ़रत का तासर है, और एक दूसरे के खिलाफ जहाँ तक प्रोपेगेंडा करने का ताल्लुक है, तो उसमें पेश-पेश हैं। लेकिन यहाँ पे आके जो है एक मल्टीलैटरल फोरम में आके अपना मिल भी लेते हैं, सलाम दुआ हैंडशेक भी हो जाता है, और हम खुद को अपने आप को, मेरा तो ख्याल है कि हम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। देखिए, आपने अगर इन दिनों में हमारे मीडिया को देखा होगा कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो एक हमारे जनरली एक था ये बात आप वाली
कि काश दोनों जो हैं कहीं किसी सतह पे कोई इनकी साइड लाइन में कोई टॉक्स हो जाए, कोई बात हो जाए। तो ये एक ख्वाहिश हमारे मीडिया में रही है, जो मेरा ख्याल एक मुस्बत बात थी। किसी ने उस दौरान कोई नेगेटिव बात नहीं की हमारे मीडिया की तरफ से, नहीं हुई। अब आपका सवाल जो है कि मल्टीलैटरल कैसे इफेक्टिव होगा जब आपके आपस की बोलचाल बंद है। तो बिल्कुल ये अगर अब ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो आपस में जो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, जो हमें तो ये भी नहीं पता क्या है, क्या कहें इसको, क्या नाम दें। लेकिन देखें, दो बातें और हैं हमारे सामने। एक तो हमारे अपने ही रीजन के अंदर सार्क का एक मुआहदा हुआ था, ठीक है। हमारे साउथ एशियन मुल्कों का एक ग्रुप बना था मल्टीलैटरल, कि उसमें हम चलते हैं। तो देखें कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस के कॉन्फ्लिक्ट ने उसको बर्बाद कर दिया, वो इनफेक्टिव हो गया। अब सार्क का कभी कोई नाम भी नहीं सुनता, क्या है क्या नहीं है। और ये इन दोनों की दुश्मनी थी कि सार्क जैसे जो बहुत ही मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था हमारे अपने जनूबी एशिया में, अपने रीजन में, तो उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो बात यह है कि अब इन दोनों की लड़ाई के वो कुर्बान गाह पे चढ़ गया। अब ये है कि ये मल्टीलैटरल, इसमें चूंकि कुछ बड़ी पावर्स हैं, जाहिर है कि रूस, रशिया है, चीन है, और उन्हीं का इनिशिएटिव है। सेंट्रल एशिया है। अच्छा, ये आप देखिए कि सारे के सारे जो सेंट्रल एशिया के जो मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं वो, लेकिन वो सारे के सारे बड़े लिबरल किस्म के मुल्क हैं वो सेंट्रल एशिया के, जो इस एससीओ में जो जो मुल्क शामिल है। पाकिस्तान जैसा तो कोई भी नहीं है वहां पे। तो बात ये है कि ये बर्डन जो है पाकिस्तान पर खुद आता है। मैं ये एक और सवाल आपसे ये और पॉइंट आउट करूंगा कि आज तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, हमने तो उनका भी बेड़ा गर्क किया है। वो कहाँ है? ठीक है, तो बात है असल ट्रीटी को लोग कहेंगे कि भाई बावजूद कि हमारे दरमियान इतनी जंगें हुई हैं, इतनी ज्यादा कशीदगी है, फिर भी वो कायमो तायम तो है। नहीं, किसी रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं वो सारे मुआहदे, वो कहाँ पड़े हुए हैं? तो वो जो हैं उनका कोई कोई जिक्र नहीं है। अगर वही इफेक्टिव हो जाएं, वो जो हमारे बायलैटरल हैं, उन्हीं को नेक नियति के साथ उन्हीं पर ही चल दिया जाए, तो आज इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन ऐसे ना होते, हमारा आना जाना होता, आप हमसे मिल रहे होते, हम आपके पास आ रहे होते। सही है। तो बात कहने की ये है कि असल चीज है नीयत की। और दूसरा मैं ये बात करूंगा कि सबसे ज्यादा बर्डन हमारी साइड पर है। देखिए, एक आम से एक एक विजडम वाली एक सी बात है कि आप किसी को ना दीवार के साथ ना लगाएं, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, और वो मार सकता है आपको। तो हमने क्या किया है कि आप फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा कि हमने इंडिया जैसी एक बड़ी पावर को, जो बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है, 5-10 गुना तो हमसे वैसे ही वो बड़ा था हमेशा से, अब तो वो इकोनॉमिक पावर भी बन चुका है। तो उसको हमने क्या किया कि हम इंडिया में जो भी होता है हम अपने एजेंडे के हिसाब से जो है रिएक्ट करते हैं। अब देखें कि लास्ट टाइम ट्रेड को किसने बंद किया? पाकिस्तान ने बंद किया था ना। ये सारे ताल्लुकात, सारे रिलेशन जो थोड़े बहुत चल रहे थे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, तो वो सारे के सारे हमेशा हमारी तरफ से ट्रेन बंद हुई है, हमारी तरफ से बस सर्विस बंद हुई है। तो मैं एक प्रोग्राम भी देख रहा था, उसमें वो कह रहा था कि वाघा बॉर्डर पे, जहां मैंने खुद अपनी आंखों से हजारों ट्रक देखे हुए हैं, वहां एक गाड़ी भी, कोई पिकअप गाड़ी भी वहां पे आजकल मौजूद नहीं होती। तो बात यह है कि अब हमने जब हमारा सारे का सारा जो इंडिया के साथ रिलेशन है वो है रिएक्शन में,
और हम रिएक्ट करते हैं और खुद ही हम पीछे हट जाते हैं, खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, खुद ही अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं, खुद ही इंडिया से हम दूर हो जाते हैं। मतलब कि अगर वो जो कुछ भी हुआ था इंडिया के कश्मीर के मामले में, वो जो कानून साज़ी जो भी हुई थी, उसमें नेगोशिएशन का एक एक माहौल तो रहने देना चाहिए था ना। अब बात ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? जंगों से तो जीत नहीं सकते भाई। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता भी जो वहाँ पे जो जिस लेवल पे चला गया और हम जिस नीचे सतह पे हम आ चुके हैं, हम तो इंडिया से कोई चीज़ मनवा भी नहीं सकते। तो भाई अगर आप कोई चीज़ मैं आपसे कोई चीज़ मनवा नहीं सकता, तो फिर आप पे मैं रोब किस बात का डाल रहा हूँ? आपको मैं ब्लैकमेल किस बात पर कर रहा हूँ भाई? जी, जी। हमारी इकोनॉमी जो है इंडिया के मुकाबले में वो 1% नहीं है, चाहे जाए कि हमारी बायलैटरल ट्रेड जो है उसकी क्या औकात होगी इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर। चलें चलें, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। मैं आपके पास आता हूँ लौट के, वसीम साहब की तरफ चलते हैं। वसीम साहब, यूजुअली होता ये है कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान किसी भी फोरम पर मिलें तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम ही लगाते हैं। लेकिन इस बार हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं कही। ना ही इंडिया को ब्लेम किया गया, इंडिया की तरफ से भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। और फिर ये जो है थोड़ा बहुत अगर कुछ लेवल पे अगर देखें जिस तरह के ट्वीट्स आए हैं एस जयशंकर साहब की तरफ से, तो कहीं न कहीं पे ये ज़रूर महसूस होता है कि एक जज़्बा खैर सगाली का पैगाम हिंदुस्तान की तरफ से और पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से इस दफ़ा दिया गया है। तो कितना मुख्तलिफ है ये जेस्चर पहले के जो हमारे क्लैशेज़ होते थे उनके कंपैरिज़न में? देखिए, गोवा से अगर कंपेयर करें तो वहां पे तो खासी रेटोरिक चल रही थी। बिलावल भुट्टो यहाँ से गए थे और वो कश्मीर कश्मीर लगे रहे वहां पे। अब कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और उसको एक मल्टीलेटरल फोरम पे नहीं उठाना चाहिए, तो उसकी वजह से काफी वहां पे बदमजगी रही। इस मर्तबा ये लोग जो थे ये काफी एक तरह से एकोमोडेशन का मुजाहरा कर रहे थे। मेरा जाती ख्याल है हमारी तरफ से ये चाहते थे कि इंडिया जो कि एक गेस्ट कंट्री है वो साइड लाइंस पे भी बात करे, कोई साइड लाइंस की बात करे कि हम अलहदा से बैठ के कुछ और अपने इश्यूज भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन वो इंडिया की तरफ से कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं आई। तो कोई ऐसी बात भी नहीं की गई कि जो सेंसिटिव हो। अ, फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात हुई जिसको कि फिर पाकिस्तान ने बाद में वो रिफ्यूट भी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। उससे पहले जयशंकर साहब भी कह चुके थे कि कोई साइड लाइंस पे कोई इंडिया पाकिस्तान की कोई बायलैटरल बात जो है वो एजेंडे पे नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको कि बेहतर तौर पे एक्सप्लॉइट किया जा सकता था। लेकिन इंडियन साइड भी कुछ रिलक्टेंट रही हुँ, और हुँ। पाकिस्तानी साइड जो थी उसने भी कोई आगे बढ़ के कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया। तो मेरा ख्याल है कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो जिसको ज़ाया कर दिया गया और इससे फ़ायदा उठाया जा सकता था, लेकिन फ़ायदा नहीं उठाया गया। लेकिन ओवरऑल ये है कि वो बहरहाल फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए, आके इसहाक डार से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, कुछ थोड़ा-सा इंटरैक्शन हुआ, हाथ-वाथ मिलाए, स्माइल्स एक्सचेंज हुई और उसके बाद वो चले गए। लेकिन आगे अब क्या होता है, क्या होना चाहिए, उस हवाले से कुछ भी आप सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। जी, द हिंदू की सुहासिनी हैदर ने रिपोर्ट किया है कि एक इन्फॉर्मल इंटरैक्शन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशहाक डार और एस जयशंकर के दरमियान हुआ। ज़ाहिर-सी बात है उसकी फिर डिटेल्स जो हैं वो सामने नहीं आती हैं। मगर नवाज शरीफ साहब से हिंदुस्तान के जो जर्नलिस्ट मिले और मियाँ साहब ने जिस तरह की उनसे जो बात की और अपनी तरफ से एक अच्छा गुडविल जेस्चर उन्होंने दिया। उन्होंने ये कहा कि जी बात जो है ऐसे ही बढ़ती है, बात खत्म नहीं होनी चाहिए, अच्छा होता अगर मोदी साहब खुद तशरीफ़ लाते। तो इसे हम क्या समझें कि आज क्या पाकिस्तान की जो एक हार्डन्ड पोज़ीशन रही है, अगस्त 2019 के भारत के इक़दाम को लेके, क्या उसमें कोई तब्दीली आई है वसीम साहब? देखिए जी, सच्ची बात बताऊँ, जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं,
वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात हों, अवाम चाहते हैं, हमारी इंटेलिजेंसिया चाहती है कि अच्छे तल्लुकात हों। आज की जो दुनिया है वो अच्छे तल्लुकात के सर पे चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट से मसाइल हल नहीं होते। लेकिन मसला हमारे यहाँ जो है ना वो ये है कि जैसे आपके यहाँ एक गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं और उनको जो हेड करते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपने तौर पे एक डिसीजन ले सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इसहाक डार की आपने बात की तो इसहाक डार को भी लेफ्ट राइट देखना पड़ता है कि यार वो उधर से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी देखते हैं कि यार ग्रीन सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा, किस हद तक आगे जाना है, इसकी क्लियरेंस मैं पहले ले लूं। तो इसलिए हमारे यहाँ ये मसाइल तो हैं कि कोई भी, अब नवाज शरीफ ने अगर चंद बातें की हैं तो वो तो उन्होंने अपनी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में की हैं, वो उसको आप हमारी गवर्नमेंट का एक स्टांस तो नहीं कह सकते ना। वो तो नवाज शरीफ ने एक अपनी कैपेसिटी में कुछ बातें कर दी हैं। लेकिन असल चीज ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो मुक्तदरा है, वो किस हद तक इंक्लाइंड है। सुनने में तो आया था कि इस दफा मुक्तदरा ने भी ग्रीन सिग्नल दिया है, लेकिन वो ग्रीन सिग्नल जो है वो इस हद तक ही रहा कि कोई बदमजगी नहीं हुई। लेकिन क्या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुई? तो मेरे ख्याल में तो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुई इस सिलसिले में। तो इसको हम कोई अचीवमेंट नहीं कह सकते। जी। ठीक है। मैं थोड़ा-सा ओपिनियन गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से। जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान ये चाहते हैं, अवाम भी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों और इसी से ही मिलती-जुलती बात आपके जो फॉर्मर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे, काकड़ साहब, उन्होंने सुहासिनी हैदर के साथ एक इंटरव्यू में कही, जहाँ उन्होंने ये कहा कि कंसेंसस अक्रॉस ऑल एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान फॉर हेल्थी टाइज़ विद इंडिया। तो एस्टेब्लिशमेंट का रुख तो काकड़ साहब ने सामने रख दिया है। फिर ये कि नवाज़ शरीफ साहब बेहद आज उन्हीं की गवर्नमेंट है, पीएमएल के हेड हैं वो। क्या हुआ अगर वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं? मेरे ख्याल से उनके उनके रुतबे में या उनकी कही गई बात को के अंदर तो वही वज़न है जो कि वो प्राइम मिनिस्टर होते तो भी होता। तो आप किसको किस तरह से देखते हैं अरशद साहब कि क्या इंडिया को नवाज़ शरीफ साहब की इन बातों से कुछ रीड करने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, जो वो कह रहे हैं? जी, ये देखिए, आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब का ये जो मौक़िफ़ है, ये बहुत पुराना है हुँ, और हुँ। नवाज़ शरीफ साहब ने इसकी बड़ी कीमत भी अदा की है, ठीक है? और आपको पता याद होगा कि जब नवाज़ शरीफ साहब अभी लंदन से आए थे लास्ट टाइम और लाहौर में उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया था। बड़ा मुख्तसर सा वो उनकी तकरीर थी और लेकिन उसमें भी उन्होंने फिर वही बात की थी, इंडिया के हवाले से। तो ये एक हमारे यहाँ कम से कम एक सीनियर पॉलिटिशियन का जो है एक मुस्तकिल स्टांस है कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स हैं, हर तरह के, सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ही नहीं है, हमारे सोशल, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, वो भी लिंक करती है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन से, ठीक है? तो वो बार-बार अपनी इस विशफुल थिंकिंग का वो बेचारे इज़हार करते हैं। उन्होंने फिर इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी उन्होंने आपकी एक जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने ये बात कर दी। लेकिन वही बात है जो वसीम अल्ताफ़ साहब ने कही कि असल में हमारा जो पावर सेंटर है, हुँ? वो पॉलिटिकल लॉट नहीं है, ठीक है? वो सिविलियन सेटअप नहीं है। वो जो है हमारा यहाँ जो प्रॉब्लम है कि जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अथॉरिटी है, हुँ? उसको वो अथॉरिटी है ही नहीं है। तो जिनके पास अथॉरिटी इन तरह फॉरेन अफेयर्स को, या मुल्क के मामलात को चलाने के लिए जिनके पास अथॉरिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, वो सारा वहाँ चला गया हुआ है। जी, अरशद साहब तो कुछ लोग ये कहेंगे कि हिंदुस्तान ने ज़्यादा रूम ही नहीं छोड़ा है मैनूवर करने के लिए आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके, तो उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? चलें देखिए, उन पे जवाब तो फिर बहुत सारे बनते हैं।
कि ये जो आर्टिकल है आपका, इसको पाकिस्तान ने कब कबूल किया था? हमने तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, और जब वो खत्म हुआ तो उस पे हमने रोना डाल दिया। तो ये चीजें देखें ना, क्लियर नहीं है ना, क्लैरिटी नहीं है। यहाँ तो हमारी पॉलिसी होती कि भाई 370 को हम पाकिस्तान जो है उसको ओन करता, तो ओन तो हम करते ही नहीं थे। तो बात ये है कि मेरे तो ख्याल में, और फिर देखिए सबसे बड़ी बात ये है, बात है आपके पास लेवरेज क्या है। देखिए, एक कमजोर है, एक छोटा है, एक ताकतवर है, एक बड़ा है, और आप हमसाए हैं, ठीक है। ये बात भी जाहिर है कि बिल्कुल नेचुरल है कि जोग्राफिया तब्दील नहीं किए जा सकते। कौमें जो हैं, मुल्क जो हैं, वो अपने हमसाए नहीं बदल सकते। अब बात है ये देखिए पावर डायनामिक्स की ये बात होती है ना। सिर्फ शोर मचाना, रौला डालना, और अपने आप को विक्टिमहुड साबित करके जो है, हम इंडिया से कोई चीज ना इंडिया से मनवा सकते हैं, ना दुनिया से मनवा सकते हैं। तो हमें हर शख्स को, देखिए ये होती है बार्गेनिंग है ना, आपके और मेरे दरमियान। तो मैं भाई मुझे आपकी ताकत को और अपनी ताकत को सामने रखकर ही आपसे मुझे निगोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं उठा के और फेंक दूं, जाओ अरबन साहब, मैं आपसे बोलता नहीं हूं, आपसे मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो आप हंसेंगे मुझ पे, क्या पिद्दी का शोरबा, तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात क्या है, आगे आप यही कहेंगे ना। तो बात ये है कि भाई ये हैं बहाने। ये को पहला बहाना है 47 से लेके आज तक के जो हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात खराब थे, ये 370 मौजूद था ना, तो इसने क्या पॉजिटिव रोल अदा किया था भाई? कौन से हमारे इसकी वजह से बड़े अच्छे ताल्लुकात हो गए, और हमने सोचा कि भाई कश्मीरियों को एक इंटरनल ऑटोनॉमी मिली हुई है इस आर्टिकल की वजह से, और हम जो हैं कोई किसी मुस्बत प्लान की तरफ चलते। तो ये तो कभी नहीं हुआ। तो ये हैं बहाने हैं लड़ाई के, झगड़े के, मेरे तो ख्याल में। अब अगर आप नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखें, इस रीजन के इंटरेस्ट को सामने रखें, दुनिया के ओवरऑल पीस और डेवलपमेंट को सामने रखें, तो भाई ये इन चीज़ों की ये इंडिया के इंटरनल मामला करार देने चाहिए हमें, ठीक है। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इट्स ओके फाइन, ठीक है, अपना प्रोटेस्ट भी रख सकते हैं, अपनी कोई दरखास्त भी रख सकते हैं कि भाई ऐसे ना करें, ठीक है। बहरहाल हमारी हमदर्दियां एक आप वाले कश्मीर के साथ हमेशा से अटैच है। तो एक रिक्वेस्ट तो की जा सकती है, ब्लैकमेल, इंडिया को हम ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं कि जाओ हमने तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। यार आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं यार, अपने जो है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब तक ये हमारी साइड पे कोई वाकयातन रियलाइजेशन हो कि हम इंडिया इंडिया के साथ हमारे इंटरेस्ट हैं, और हमारी पाकिस्तान की जो तरक्की है, जो डेवलपमेंट है, जो खुशहाली है, जो पीस है, उसको जब तक हम इन चीज़ों को वैल्यू नहीं करेंगे और कश्मीर कश्मीर की हम तांग लगाए रखेंगे, तो भाई अब आपको पता है इस सारे अरसे में जब से ये 370 वाला वाकया हुआ है, इंडिया ने हमें क्या कहा है इसके जवाब में? उसने कहा जाओ दफा हो जाओ, मैं तो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, हमें तो जरूरत ही नहीं है आप लोगों की, हमारे लिए तो आप हमारे हमसाए ही नहीं है, ये तक कहा हुआ है ना। ये एटीट्यूड है इंडिया का, ये हमारे साथ जाहिर है। और ये बिल्कुल और उनका ये एटीट्यूड नेचुरल है। भाई हमारे हमारे क्यों हमारे पाँव छुए वो, क्यों हमारे में कहें कि ओ नहीं नहीं आप तो रूठे हैं, आप तो जो है आपको बहुत बड़ी तोप चीज है। भाई हमारी को आती कोई नहीं है, हम कर्जों पे एक जो है भीख मांगने वाली हम स्टेट है। तो हम बातें किससे कर रहे हैं ब्लैकमेलिंग की। तो बात यह है कि ये हमें जब तक हम पाकिस्तानी साइड रैशनल नहीं होगी और इसको फ्यूचरिस्टिकली नहीं देखेगी कि यार इन नफरतों को लेके इस लड़ाई को जो रिजॉल्व होने वाली नहीं है लड़ाई जो है, तो इसको लेके हम कब तक नस्लों को अगली जनरेशन को पास ऑन करते रहेंगे और अपने आप को बर्बाद करते रहेंगे। तो मल्टीलैटरल, मैं फिर आपके इस सवाल पे आऊंगा कि मल्टीलैटरल भी अगर हम इकट्ठे भी कहीं हो जाएं तो सच्ची बात यह है कि उसको भी इनफेक्टिव कर देंगे हम।
ठीक क्या है। चीन का कोई दबाव था इस दफा पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने होस्ट होने के बावजूद कश्मीर पर कोई बात नहीं रखी, ये जानते हुए कि अभी इंडिया के अंदर हाल ही में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी हुए हैं, ये तो एक बड़ा मौका था, वो चाहते तो इसको एक्सप्लॉइट कर सकते थे। नहीं, ये जो रेस्टोरेंट रखा है ये बात ठीक है कि ये हमारी, मेरे ख्याल में हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है और पॉलिटिकल जो भी हमारी इस वक्त लीडरशिप है, उनकी दानिशमंदी है, उनकी दानाई है कि उन्होंने इसमें कोई फड्डा नहीं डाला, कोई ऐसी इरिटेट करने वाली जो इंडिया को इरिटेट करती, जैसे हमारा आदत है हमारी, इस तरह की बातें करने की हमेशा से रही है, तो वो नहीं हुई। और आपकी बात सही है कि ज़ाहिर है कि ये इनिशिएटिव जो है एससीओ का, ये तो चाइना का प्रोजेक्ट है ना, हम्म। तो ये उनका प्रोजेक्ट, हम क्या हैं, हमारी हैसियत क्या है इसके अंदर। तो दूसरी बात, ये सब कुछ जो हुआ है ना, सब गुडी गुडी जो हुआ है, उसमें ये थी कि हमारी स्टेट का भी ना, उसका भी इंटरेस्ट था। पाकिस्तान चूंकि इंटरनली काफी पॉलिटिकली अनस्टेबल है इस वक्त, कोई जो जो पॉलिटिकली जो हमारी जो लीडरशिप इस वक्त इक़्तिदार में है, पावर में है, उसके भी ज़ाहिर है कि कोई क्रीडेंशियल इतने ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये हमारे, मेरा ख्याल है कि साहब ने ये सोचा कि ये हमारी गुडविल में जाएगा, इस एससीओ का जो सारे का सारा जो है वो स्मूथली हो, वो फ्रेंडली रहे, और एक फेस सेविंग रहे, और ये और फिर पाकिस्तान को भी कॉन्फिडेंस देना था। ये देखें, ये हमारे पता है मीडिया में क्या कहा जाता रहा इस दौरान, कि बड़े अरसे के बाद कोई दुनिया के जो मुल्क हैं वो हमारे पास आए हैं। तो देखिए ना, हमारी तो खुद अपनी ही हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं थे। तो ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए मिली है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी की है और खुश असलूबी के साथ बड़े अच्छे तरीके से ये सारा मामला वाइंड अप हुआ है। तो इसे गुड साइन, इसको तो हम अच्छा ही कहेंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अफगानिस्तान से हो रही दहशतगर्दी के ऊपर तो बात की, लेकिन हिंदुस्तान को लेकर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि जिससे किसी के भी दिल को चोट पहुंचे। ये कहें अच्छी मेहमान नवाजी का सबूत दिया। आखिर में आप दोनों से मैं एक-एक सवाल मैं चाहूँगा कि वसीम साहब आप पहले हिंदुस्तान के अवाम को जो है एड्रेस करते हुए प्लीज़ कोई पैगाम दें, इस एससीओ समिट के अंदर जो भी पॉज़िटिविटीज़ देखी गई हैं, उसे लेकर कि यहाँ से हमें आगे बढ़ने के लिए हम लोगों की तरफ से क्या होना चाहिए? देखें, पाकिस्तान की तरफ से तो बयान आए हैं। अगर बयान की हद तक भी हैं, तब भी कम से कम जो है हमने बार-बार इस तरह की स्टेटमेंट्स सुनी हैं। इंडिया से तो इस तरह की अब बात भी नहीं होती है। तो अब देखें कि मरियम नवाज़ शरीफ अपने वालिद नवाज़ शरीफ के साथ बैठी हुई थी, जब उनसे जर्नलिस्टों ने पूछा, तो उन्होंने कहा था कि जी मेरी तो बड़ी ख़्वाहिश है कि मैं हिंदुस्तान जाऊँ, मैं तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया जब मैं करतारपुर साहिब गई, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस तरफ का पंजाब भी देखूँ। तो इस पर मियाँ साहब बोले कि बेटा पंजाब ही क्यों, आप हरियाणा भी देखें, हिमाचल प्रदेश भी देखें, जो दूसरे स्टेट्स हैं इंडिया के, आप वो भी देख कर आएँ। तो देखिए जी, कम से कम इस तरह की बातें तो होती हैं, हमारी तरफ से तो अब कोई बात भी नहीं करता। वसीम साहब क्या पैगाम देंगे हिंदुस्तान के अवाम को जाने से पहले? देखिए जी, मैं तो खुद इसका शिकार हो रहा हूँ। मैंने हुँ, 6 मई को मैंने इंडियन वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और अब 6 नवंबर आने वाली है, 6 महीने होने वाले हैं और 90 दिन मैक्सिमम टाइम है जिसमें वीज़ा दिया जाता है। ये 90 का डबल 180 दिन हो रहे हैं। वीज़ा अभी तक कोई नहीं मिला और आसार नज़र नहीं आ रहे। तो कम से कम ये करें कि जो कोई रिलायबल लोग हैं, यानी जिनके बारे में आप समझते हैं कि यार ये कोई दहशतगर्द नहीं है, उनको कम से कम वीज़ा ज़रूर दे दें। कोई पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को थोड़ा-सा फैसिलिटेट करें। अगर पाकिस्तान जो है वो यानी यही पॉलिसी उसकी है, तो उससे ये होगा कि अगर आप इनिशिएटिव लेंगे तो फिर यहाँ से भी उसका जवाब आएगा। फिर इंडियंस को भी वीज़े मिलना शुरू हो जाएँगे। लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप कम से कम वीज़ाज़ देना शुरू करें। आप उसके अलावा जो है वो कुछ ये ठीक है, स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स के हवाले से वो हमारी रियासत चाहती है कि वो मुकाबले हों, तो ठीक है यार, कुछ थोड़ा-सा वो क्रिकेट भी आने दें, कुछ वो भी आ जाए थोड़ा-सा, कुछ कुछ शुरू हो सिलसिला।
तो मेरा ख्याल ये है, और जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है उसको फैसिलिटेट किया जाए, ठीक है। और ये ना कहें कि जी हमने बिल्कुल हाथ धो लिए हैं और पाकिस्तान बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। यार हम साए तो हम हैं ना, हमारी हिस्ट्री एक है, हमारी हेरिटेज एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारा खाना पीना, हमारी शक्लें सारी यार एक हैं। और फिर हम साए तो आप बदल भी नहीं सकते ना, हम साए तो वही रहते हैं। हम साए को तो तब्दील नहीं किया जा सकता, पक्के हम साए हैं। हम वो किराए के घर में तो नहीं रहते ना, हमारे तो अपने अपने घर हैं। तो ये है कि अगर हमें बहुत फायदा होगा इस हमसायगी से, अगर हम अच्छे तल्लुकात बना लें, इंडिया को भी फायदा होगा। इंडिया को भी बहरहाल एक मार्केट मिलेगी यहाँ पे पाकिस्तान की सूरत में, इंडियन प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगी। और उसके अलावा ये है कि हम बहुत सी चीज़ें एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से शेयर कर सकते हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस, उनके एक्सपीरियंसेस एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, सोशल सिक्योरिटी में, आर्ट और कल्चर में हम शेयर कर सकते हैं। हम कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बना सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये इन पहलुओं पे भी हमें सोचना चाहिए। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है इस वक्त कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान के जो अवाम है, उनकी मेजॉरिटी जो है इस वक्त वो इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात चाहती है। और इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और तल्लुकात की बेहतरी के लिए रियासत को, भारतीय रियासत को काम करना चाहिए, क्योंकि दुश्मनी का कोई फ़ायदा नहीं होता। हम लोग, मैं मानता हूँ कि हमारे से काफ़ी लैप्सेस हुए हैं, हमने काफ़ी कुछ गलत किया है, पास्ट में करते रहे हैं हम, लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है कि वो गलत था और आगे बढ़ना है, आगे हमने जाना है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा-सा, जो मतलब एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल आपको मैं दूँ कि वो जो वाघा बॉर्डर पे जो कुछ होता है यार, आप इंडिया को मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार कि यूनिलैटरली ख़त्म कर दें वो सारा सर्कस। वो ना करें, वो टाँगे ना सही। उठाएँ, वो छोड़ दें, नॉर्मल तरीके से बिहेव करें। तो ये फिर क्या ये वैसे कर सकेंगे? ये भी नॉर्मल हो जाएँगे। बहुत खूब, तो बहुत खूब। ये जो है ना, कम से कम ये इस किस्म के कुछ स्टेप्स लें तो उससे डेफ़िनेटली बेहतरी आएगी, हालात बेहतर होंगे, तल्लुकात बेहतर होंगे। और इस मुल्क के जो डेढ़ पौने 2 अरब अवाम जो हैं, उनको एक अच्छा मुस्तकबिल मिलेगा यार। हमारी नस्लें जो हैं, उन पे एहसान होगा ये कि हम तल्लुकात बेहतर बना लें। जी अरविंद। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वसीम साहब। आप अरशद साहब की तरफ चलते हैं। अरशद साहब, पाकिस्तान के हुक्मरान तबके और अवाम के नाम आपका आखिरी पैगाम जनाब। अच्छा, पाकिस्तान के देखिए, सच्ची बात है कि हमें आपने मुझे पाकिस्तान की तरफ मुझे मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान को आप पैगाम दें, हिंदुस्तान को वसीम साहब ने दे दिया है तो। उस तरफ ले गए हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद रियलाइजेशन, जैसे वसीम साहब ने कहा है, एक काफ़ी सतह पे मौजूद है। देखिए, हम इंडिया के को जितना पहले हम उसके लिए न्यूसेंस बन सकते थे और जितना कोई नुकसान पहुंचा सकते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने, हिस्ट्री के प्रोसेस में, हम अब कुछ नहीं कर सकते। देखिए ना, हमने जंगें लड़ी, अब हम जंग, इंडिया के साथ जंग कभी नहीं होगी, ठीक है। हमने ये यहाँ से लोग वहाँ भेजे, अनरेस्ट कराया, कई कई साल श्रीनगर में क्या कुछ नहीं होता रहा। हम ये अब काम ये नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो बिला इश्तिहार फायरिंगें हुआ करती थी मेरे शहर सियालकोट के बॉर्डर पर, जमाना हो गया, कोई बिला इश्तिहार कोई कोई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल में हमारे पास जो ये लड़ाई, इस क्लैश को प्रोलॉन्ग करने की, सस्टेन करने की जो कुव्वतें थी, वो वक्त ने ही खत्म कर दी हैं। अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के पास, सच्ची बात है, कि दो काम है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इकोनॉमिकली स्टेबल हो, ठीक है। हम बहुत लूज कर चुके हैं, हम बहुत पीछे रह गए हैं, ठीक है। और यूं पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता डेफिसिट के ऊपर और फॉरेन लोन्स के ऊपर, हम नहीं चल सकते, ठीक है। और दूसरी, वो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी भी हो, जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है।
तो एक आपको जिसको हम राय आमा पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, वो भी बेहतर है, बहुत बेहतर है पहले से। तो मेरा ख्याल में कि हमें लेकिन चूंकि रिजिड साइड आपकी तरफ से हो गई हुई है, बहुत ही सख्त उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। भले एक मार्जिन तो दिया जा सकता है कि तंग आके किया है, तंग आमद बजंग आमद हो जाता है, लेकिन कौमों और मुल्कों के जहाँ बिलियंस लोगों का उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी जनरेशन हो और हम आज के दौर में दुनिया की में रह रहे हों, तो मेरे ख्याल में इंडिया को अब थोड़ा-सा नरम सॉफ्ट रवैया अख्तियार करना चाहिए। और जो है ना, वो पहले हमारे यहाँ कहा करते थे कि इंडिया अगर बड़ा है तो बड़े दिल वाला भी बने। हुँ? तो अब हम भी लोग चाहेंगे कि कहीं न कहीं अगर यूनिलैटरली कोई हो सकता है, कोई इनिशिएटिव हो सकता है या बायलैटरल ज़ाहिर है शायद यूनिलैटरल होते भी ना हो, स्टेट्स के शायद ऐसे बंदोबस्त होते हैं। तो इंडिया को थोड़ा-सा ना अब थोड़ा-सा सॉफ्ट जो भी आपकी मौजूदा जो लीडरशिप है, उसे करना चाहिए, ताकि ये बात और मुमकिन है चूँकि हमारे यहाँ जो हमारा जो ज़हर था, पॉइज़न था हमारे अंदर, वो काफ़ी सारा बहुत ही कम हो चुका हुआ है, ना होने के बराबर रह गया है। अब हम क्या बिगाड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जी, तो मेरे ख़्याल में हमें वापस आना चाहिए, बिल्कुल। अच्छे अच्छे रिलेशन की तरफ। जी, आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर जिन लोगों को प्रोजेक्ट किया जाता है, ज़ाहिद हामिद जैसे लोगों को, कि जी ये पाकिस्तान वहाँ की जो अक्सरियत अवाम है, बेशतर जो अवाम है, उनका ओपिनियन सामने रखते हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है दोस्तों। मैं अपने दिल पर हाथ रख के आपको ये बात बता सकता हूँ कि ज़ाहिद हामिद जैसे लोग, जो कि हिंदुस्तान से और हर वो शख्स जो हिंदुस्तान के लिए अपने दिल में नफ़रत रखता है और गाए-बगाए उसका इज़हार भी करता रहता है, ऐसे लोगों की पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी में अब कोई जगह नहीं बची है। वो लोग जो हैं अब बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो चुके हैं, जो कि हिंदुस्तान से नफ़रत की बात करते हैं। मैं तो यहाँ तक जाऊँगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आने वाले सालों में जो हमारे चैलेंजेज़ हैं, वो इतने ज़्यादा कॉमन हैं कि आज अगर हमने उसके बारे में नहीं सोचा, तो शायद कल हमें ये मौका ही ना मिले और इतने बड़े-बड़े डिज़ास्टर यहाँ पे एक तरह से ये कहें कि दे आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। क्लाइमेट चेंज उनमें से एक ऐसा ही एक इश्यू है। जो कि इस पूरी दुनिया को कुछ ही सालों की बात है दोस्तों, इस पूरी दुनिया को वो एक साथ लेकर आ जाएगा, अगर हमने उसके बारे में नहीं किया तो। उसके बाद ये हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका, चाइना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये ख़त्म हो जाएँगी। हमें अपनी वजूद की लड़ाई को है उसको उसको लड़ने के लिए बतौर इंसान होके हमें साथ में आना होगा। तो इससे पहले कि हालात और वक़्त हमें उस दहलीज पर लेकर जाएँ, हमें पहले ही उसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे यहाँ करोड़ों गरीब लोग हैं जो कि इस वक़्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, 2 वक़्त की रोटी भी उनको मैसर नहीं होती। ऐसे लोगों से जाके ज़रा आप पूछें कि कोई भी मुल्क क्या एक ऐसे वक़्त में कि जब आपके यहाँ पे इतनी ज़्यादा गुर्बत हो, क्या वो दुश्मनी अफ़ोर्ड कर सकता है किसी के भी साथ हो? बहरहाल ये एक टू वे प्रोसेस है, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया को सब कुछ सोचना है, सामने वालों को भी रेसिप्रोकेट करना होगा, बी इट पाकिस्तान और चाइना। लेकिन हमें पाकिस्तान से आ रहे जो पॉज़िटिव गुडविल जेस्चर्स हैं, उनको नज़रअंदाज़ हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इफ एनीथिंग हमें उसको बेसिस बना के और आगे अपनी तरफ से भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए उन तमाम गुडविल जेस्चर्स को। मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था मरियम नवाज़ साहिबा जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की, वो ये कह रही थी कि ये जो नवंबर-दिसंबर के टाइम पे हमारे यहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है क्रॉप की, तो एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ इट हमारे यहाँ जो स्मॉग का क्राइसिस पैदा हो जाता है, इससे निपटने के लिए हमें कोई एक जॉइंट एक्शन हमें हिंदुस्तान की हुकूमत के साथ मिलके लेना चाहिए और इसके लिए हमारी हुकूमत जो है वो हर फ्रंट पे हिंदुस्तान के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। हमें मिल के क्लाइमेट चेंज का जो है सामना करना होगा। एक महाज़ पे जाके हमें ये मुश्तरका जंग लड़नी होगी। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हों, नवाज़ शरीफ साहब हों, शहबाज़ शरीफ हों, कोई भी हो पाकिस्तान से, जब वो ऐसी कोई खुशाइन बात करे, तो उसका जवाब हमारी तरफ से भी उसी अंदाज़ में दिया जाना चाहिए। तो आज वसीम साहब और अरशद साहब आप दोनों ने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।